आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो स्रोत सामग्री देखने वाले हैं उसे हमने एक बेहद ही शानदार विजुअल जर्नी में बदल दिया है। हम मानव समाज की विशाल और जटिल दुनिया से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे जूम इन करते हुए देखेंगे कि पृथ्वी पर किसी एक छोटे से बिंदु को बिल्कुल सटीकता से कैसे खोजा जाता है। सफर बहुत रोमांचक होने वाला है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट आज के हमारे रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे हमारी जटिल दुनिया को, फिर देखेंगे मानचित्र बनाने की कला, उसके बाद बात होगी ग्लोब और हमारी गोलाकार पृथ्वी की, और अंत में हम सीखेंगे कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान को कैसे खोजा जाए। यानी बड़ी बड़ी सामाजिक अवधारणाओं से लेकर दुनिया नापने वाले टूल्स तक सब कुछ कवर होगा। तो चलिए पहले भाग पर आते हैं, हमारी जटिल दुनिया को समझना, मानव समाज का अध्ययन। अपनी इस यात्रा की शुरुआत हम एकदम बड़ी तस्वीर से कर रहे हैं, यानी पूरी मानवता का अध्ययन। अब हमारी स्रोत सामग्री के बिल्कुल केंद्र में एक बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। सवाल यह है कि हम मानवता के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज इतनी तकनीकी तरक्की के बाद भी दुनिया में कई तरह की परेशानियां और संकट हैं, तो हम शांति से कैसे रहें और अपने इस साझा ग्रह की रक्षा कैसे करें? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि मानव समाज सच में बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण और जटिल है। और यहीं पर एंट्री होती है सामाजिक विज्ञान की। उस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा विज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी या बहुविषयक अप्रोच है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमारे अलग अलग और जटिल मानव समाज का गहराई से अध्ययन करता है। इस इतने बड़े विषय को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। अतीत की गाथा और सांस्कृतिक विरासत हमें हमारे इतिहास और संस्कृति के बारे में बताते हैं। शासन से हम समझते हैं कि समाज का सिस्टम कैसे चलता है, और आर्थिक जीवन से संसाधनों के प्रबंधन का पता चलता है। और एक बहुत ही अहम हिस्सा है भूमि और लोग, जिसका सीधा संबंध हमारे भूगोल से है। ये सभी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, मानचित्र बनाने की कला। आइए देखते हैं कि भूमि और लोग वाला हमारा पहला विषय मानचित्र बनाने की इस कमाल की व्यवहारिक कला में कैसे बदल जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक मानचित्र या नक्शा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता। ये असल में किसी खजाने के गाइड की तरह काम करता है। ये हमारे जटिल भूगोल को एकदम आसान, टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे के नज़ारे में बदल देता है। सोचिए, किसी अनजान जगह पर जाना हो तो यही तो बताता है कि रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब किसी भी नक्शे को सही से पढ़ने के लिए हमें उसके 3 सबसे अहम स्तंभों को समझना होगा, और वो हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर ये 3 चीजें ना हों तो नक्शा सिर्फ कुछ आड़ी तिरछी लाइनों का एक जाल बनकर रह जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है पैमाना यानी स्केल। इसी की मदद से इतने बड़े बड़े शहरों को एक छोटे से कागज पर फिट कर दिया जाता है। जैसे नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब जमीन पर 500 मीटर हो सकता है। और फिर आती हैं हमारी कार्डिनल दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये दिशाएं हमें भटकाने से बचाती हैं और बिल्कुल सही रास्ते पर रखती हैं। इसके अलावा एक और कमाल की चीज है प्रतीक या सिंबल्स। जाहिर है, नक्शे पर असली साइज की बिल्डिंग या नदी तो बना नहीं सकते, इसलिए जगह बचाने के लिए रेलवे स्टेशन या पुल जैसी चीजों को दिखाने के लिए मानकीकृत प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे से विजुअल स्पेस में बहुत सारा डेटा पैक करने का एक बेहतरीन तरीका है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, ग्लोब और गोलाकार पृथ्वी। देखिए, एक समतल नक्शा किसी शहर या मोहल्ले के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब पूरी पृथ्वी का नक्शा बनाने की बात आती है तो मामला थोड़ा फंस जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि 3D गोला है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आज की खोज नहीं है। महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट का लगभग 500 ईस्वी का ये उद्धरण देखिए। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों को सदियों पहले ही पता था कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित एक गोला है ना कमाल की बात? अब परेशानी ये है कि एक गोले को समतल कागज पर दिखाना लगभग असंभव है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी संतरे को छीलें और उसके छिलके को बिना फाड़े एकदम चपटा करने की कोशिश करें। किनारे तो फट ही जाएंगे ना। बिल्कुल यही वजह है कि हम पृथ्वी को सही ढंग से देखने के लिए ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, ग्लोबल ग्रिड और पृथ्वी पर किसी भी स्थान को खोजना। अब एक सवाल उठता है, इस विशाल घूमते हुए 3D ग्लोब पर हम कोई एक विशेष जगह
बिल्कुल सटीकता से कैसे ढूंढेंगे? इसे समझने के लिए शतरंज के खेल के बारे में सोचिए। जिस तरह से खिलाड़ी बोर्ड पर मोहरों की जगह याद रखने के लिए अक्षरों और नंबरों के ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के लिए हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड के एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट है। जो लेटी हुई या क्षैतिज रेखाएं हैं वो अक्षांश हैं, जो भूमध्य रेखा से दूरी नापती हैं, और जो खड़ी या ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो देशांतर हैं, जो प्राइम मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम की दूरी नापती हैं। ये सिस्टम बहुत ही सटीक है। और सबसे मजेदार बात, ये कोई मामूली लाइनें नहीं हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को तय करती हैं। अक्षांश यह तय करता है कि जलवायु कैसी होगी, कहाँ भयंकर गर्मी पड़ेगी और कहाँ बर्फ जमेगी। वहीं देशांतर से हमारा स्थानीय समय तय होता है। इसी वजह से ऐसा होता है कि जब हम सुबह की चाय पी रहे होते हैं तो दुनिया के किसी और कोने में लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। जब हम इन दोनों मापों को मिला देते हैं तो हमें किसी भी जगह का बिल्कुल सटीक पता मिल जाता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली शहर के निर्देशांक लगभग 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर हैं। ग्लोब पर ये वो इकलौता बिंदु है जहां ये दोनों रेखाएं आपस में टकराती हैं। तो अपने इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जरा सोचिए, भूगोल की ये अदृश्य रेखाएं और सामाजिक विज्ञान के ये व्यापक विषय कैसे लगातार उस दुनिया और वास्तविकता को आकार दे रहे हैं जिसमें हम हर दिन जी रहे हैं। हमारा मौसम, हमारा समय, यहाँ तक कि हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस शानदार विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें और अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।